बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग कोर्स के डे 7 के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के सेशन में मैं आपको आउटलायर्स के बारे में बताऊंगा। किसी भी डेटा सेट के अंदर आउटलायर्स क्या होते हैं, उनको हम किस तरीके से शनाख्त कर सकते हैं और उनको हैंडल करना क्यों ज़रूरी है, और अगर हम उनको हैंडल नहीं करते तो हमें किस तरह के मसाइल का सामना हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आज के इस सेशन के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, व्हाट आर आउटलायर्स? सबसे पहले हमने ये जानना है कि आउटलायर्स होते क्या हैं। मुख्तलिफ लोगों ने आउटलायर्स की मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशंस कर रखी हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर आउटलायर किसी भी डाटा सेट के अंदर एक ऑब्जर्वेशन होती है जो दूसरी ऑब्जर्वेशन से मुख्तलिफ होती है। उसकी नेचर मुख्तलिफ होती है या वो दूसरी ऑब्जर्वेशन से कुछ फासले पर मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास लोगों का डाटा सेट है और उसके अंदर एक कॉलम उनकी एज का भी है। अब फ़र्ज़ करें उस एज वाले कॉलम के अंदर जो लोगों की एज है वो 25 साल से लेकर 60 साल तक है, लेकिन यहाँ पर ये एक शख्स का डाटा आ जाता है जिसकी एज 200 साल है, तो वो आउटलायर होगा क्योंकि वो हमारे दूसरे डाटा से मुख्तलिफ है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक कॉलम के अंदर डाटा मौजूद है और इसके अंदर वैल्यूज़ हैं 2, 4, 5, 6, और 6 के बाद अचानक एक वैल्यू आ जाती है 6000। तो ये डाटा के अंदर एक अचानक से तब्दीली है, यानी स्विफ्ट चेंज है। तो अमूमन डाटा के अंदर इस तरीके से नहीं होता। तो डाटा के अंदर इस तरह का जो स्विफ्ट चेंज होता है उसको आउटलायर कहा जाता है। इस तरह के डाटा पॉइंट्स दूसरी ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। इनको बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो डाटा सेट है उसमें लोगों की हाइट 4.5 फुट से लेकर 5.5 फुट के दरमियान है, लेकिन अगर एक शख्स की हाइट 7 फुट या 10 फुट लिखी होती है तो वो बहुत आसानी से पहचाना जाएगा। इसकी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी मैं आपके सामने रखता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास मरीज़ों का डाटा सेट है और इसमें उनकी हार्ट बीट का रेट 60 से 100 के दरमियान है, लेकिन अगर एक मरीज़ का हार्ट रेट 200 आ जाता है तो वो आउटलायर होगा। इसी तरह किसी शख्स की पोस्ट पर या किसी पेज की पोस्ट पर 1 मिलियन लाइक्स आ जाते हैं, लेकिन अमूमन जो एवरेज लाइक उसको मिलते हैं वो 1000 हैं, तो ये भी एक आउटलायर होगा। या हमारे पास किसी मैन्युफैक्चरिंग लाइन का डाटा है और वहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रही है उसका एवरेज वेट 3 केजी है, लेकिन डाटा के अंदर अगर कहीं पे 5 केजी आ जाता है तो वो आउटलायर होगा। एग्नेस नामी एक साइंटिस्ट ने 2013 में आउटलायर्स की 14 मुख्तलिफ डेफिनेशंस की हैं, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि 14 मुख्तलिफ किस्म के आउटलायर्स की शनाख्त की है। इन तमाम के नाम मैंने स्क्रीन पर लिख दिए हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनके बारे में मज़ीद चैट जीपीटी से पूछ भी सकते हैं। आमतौर पर जिन आउटलायर्स से हमारा वास्ता पड़ता है उनके बारे में मैं आपको डिटेल ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अगर आप इन तमाम आउटलायर्स के बारे में पढ़ लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इन आउटलायर्स में से कुछ गैर अहम भी हो सकते हैं। हम कितने साल काम करते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आउटलायर्स भी हैं जिनके साथ हमारा वास्ता बिल्कुल नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप काबिलियत के लिहाज से टॉप 1% के अंदर जाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि इन आउटलायर्स के बारे में भी आप लाजमी तौर पर पढ़ लें। आउटलायर्स को आमतौर पर इर्रेगुलरिटीज़ या एबनॉर्मेलिटीज़ भी कहा जाता है। इनको डेविएंट्स या एनॉमलीज भी कहते हैं, और इनको एक्सट्रीम वैल्यूज़ और एब्रेंट ऑब्जर्वेशंस भी कहा जाता है। बेहतर होगा कि आप आउटलायर्स की उन तमाम 14 अक़साम के बारे में भी पढ़ लें जो मैंने पहले शेयर की हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ आम आउटलायर्स के बारे में जानना चाहते हैं जिनसे हमारा ज़्यादा वास्ता पड़ता है, तो इन आउटलायर्स में से पहली किस्म यूनिवेरिएंट आउटलायर्स हैं। यूनिवेरिएंट आउटलायर्स ऐसे आउटलायर्स होते हैं जिनके किसी एक कॉलम के अंदर वैल्यू डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर लोगों का डाटा है और एज के कॉलम के अंदर तमाम लोगों की एज 25 से लेकर 60 साल के दरमियान है, लेकिन एक शख्स की एज 200 साल है। तो अब उस शख्स का डाटा बाकी तमाम कॉलम्स के अंदर बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन एज के कॉलम के अंदर उसका डाटा मुख्तलिफ है। तो ये आउटलायर चूंकि एक कॉलम के अंदर आउटलायर है तो इसको यूनिवेरिएंट आउटलायर कहा जाएगा। इसी तरीके से मल्टीवेरिएंट आउटलायर्स भी होते हैं। मिसाल के तौर पर एज के कॉलम के अंदर एक शख्स की एज भी 200 साल है और हाइट के कॉलम के अंदर उसकी हाइट भी 10 फीट है,
या इनकम का कॉलम है, उसके अंदर उसकी इनकम इस तरीके से मुख्तलिफ है, बाकी लोग साल का 10 लाख कमाते हैं और वो 10 करोड़ कमाता है, तो चूंकि डाटा एक से ज़्यादा कॉलम्स के अंदर डिफरेंट है, तो ऐसे आउटलायर को मल्टी वेरिएंट आउटलायर कहा जाता है। उसके बाद कॉन्टेक्सचुअल आउटलायर्स भी होते हैं। इसकी मैंने मिसाल भी नीचे लिखी है, लो टेम्परेचर इन समर या हाई टेम्परेचर इन विंटर। मिसाल के तौर पर किसी जगह का टेम्परेचर सर्दियों में 15 डिग्री से 25 डिग्री के दरमियान रहता है, लेकिन गर्मियों में वो 40 से 50 डिग्री के दरमियान चला जाता है। अब अगर उस जगह का टेम्परेचर 50 डिग्री ज़ाहिर होता है, तो वैसे तो वो आउटलायर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो सर्दियों में 50 डिग्री आ जाता है तो फिर वो आउटलायर होगा। यानी विंटर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम उसको देखेंगे तो वो आउटलायर होगा, वरना वो आउटलायर नहीं होगा। या गर्मियों में टेम्परेचर 15 डिग्री पे आ जाता है, तो समर के कॉन्टेक्स्ट में वो आउटलायर होगा। इस तरह के आउटलायर्स को कॉन्टेक्सचुअल आउटलायर्स कहा जाता है। इसके बाद ग्लोबल और लोकल आउटलायर्स भी होते हैं। ग्लोबल आउटलायर्स ऐसे आउटलायर्स होते हैं जो पूरे डाटा के अंदर आउटलायर होते हैं। मिसाल के तौर पर जो स्क्रीन पर आपको डाटा नज़र आ रहा है, उसमें जो ID 6 पर डाटा पॉइंट है, उसकी एज भी बाकी डाटा पॉइंट से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। बाकी डाटा पॉइंट्स की एज 25 से लेकर 30 के दरमियान है, जबकि इसकी एज 120 साल है। इसी तरह से इनकम के कॉलम के अंदर बाकी डाटा पॉइंट्स की इनकम 50 से लेकर 55,000 के दरमियान है, जबकि इस डाटा पॉइंट की इनकम 5 लाख है। और इसी तरीके से बाकी डाटा पॉइंट्स का मैक्सिमम स्कोर 75 है, जबकि इस डाटा पॉइंट का स्कोर 1000 है। तो ये आउटलायर चूंकि पूरे डाटा के अंदर आउटलायर है, तो इसको ग्लोबल आउटलायर कहा जाएगा। लोकल आउटलायर इसका अपोजिट होता है, यानी वो पूरे डाटा के बजाय डाटा के एक सबसेट के लिहाज से आउटलायर होगा। मिसाल के तौर पर हाउसेस की प्राइसेस का एक डाटा आपके सामने है। इसमें अगर आप गौर करें तो जो डाटा पॉइंट ID 4 पर मौजूद है, वो एक लोकल आउटलायर है और वो नेबरहुड ए के अंदर आउटलायर है। नेबरहुड ए के अंदर हाउसेस की प्राइस 3 लाख, 3,20,000 और 3,10,000 है, जबकि इस डाटा पॉइंट की प्राइस 7 लाख है। जबकि इसका साइज देखें तो ये 2100 स्क्वायर फीट है, जो नेबरहुड ए के बाकी हाउसेस से मिलता जुलता है। इसी तरह ID 8 पर मौजूद डाटा पॉइंट नेबरहुड बी के अंदर आउटलायर है, क्योंकि नेबरहुड बी के अंदर हाउसेस की एवरेज प्राइस 8 लाख के करीब है, जबकि इस डाटा पॉइंट पर हाउस की प्राइस 4 लाख है। और नेबरहुड बी के अंदर हाउस का साइज भी तकरीबन 3000 स्क्वायर फीट है। तो ये दोनों लोकल आउटलायर्स की मिसालें हैं। पूरे डाटा सेट के लिहाज से अगर हम इनको देखें तो ये आउटलायर नहीं है, लेकिन डाटा के एक सबसेट के लिहाज से इसको देखें तो ये आउटलायर हैं। ग्लोबल आउटलायर्स का लफ्ज़ कुछ ऐसे आउटलायर्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जो पूरी दुनिया के डाटा के अंदर आउटलायर्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम टेम्परेचर को देखें तो ये -89 डिग्री सेल्सियस बरआज़म अंटार्कटिका के अंदर है। और अगर हम दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखें तो गालबन ये कैलिफोर्निया डेथ वैली के अंदर है, जहाँ पर टेम्परेचर 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इसी तरह से हाइट के लिहाज से दुनिया में सबसे ऊंचा मकाम गालबन माउंट एवरेस्ट की चोटी है, और इसी तरह से दुनिया में एक गहरा तरीन मकाम भी मौजूद है। तो ऐसे डाटा पॉइंट्स को भी ग्लोबल आउटलायर्स कहा जाता है। इसके बाद पॉइंट आउटलायर्स भी होते हैं, जो किसी एक ख़ास पॉइंट पर आउटलायर होते हैं। पॉइंट आउटलायर को समझने के लिए मैंने आपके सामने एक सैंपल डाटा रखा है, जिसके अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड मौजूद है। यहाँ पर अगर आप 4 नंबर डाटा पॉइंट को देखें तो ये सिर्फ एक पॉइंट यानी टेम्परेचर पर आउटलायर है, और 7 नंबर डाटा पॉइंट भी सिर्फ एक पॉइंट यानी विंड स्पीड पर आउटलायर है। ऐसे आउटलायर जो सिर्फ एक पॉइंट पर आउटलायर होते हैं, उनको पॉइंट आउटलायर कहा जाता है। इसके बाद कलेक्टिव आउटलायर्स हैं। ये ऐसे आउटलायर्स होते हैं जिनको अगर हम अकेले देखें तो वो आउटलायर नहीं होते, लेकिन अगर हम इनको कलेक्टिवली देखें तो वो आउटलायर होते हैं।
मिसाल के तौर पर अभी आपके सामने मरीज़ों का एक डाटा है, जिसके अंदर टाइम है, एक्टिविटी लेवल है और उनका हार्ट रेट है। यहाँ पर अगर आप डाटा पॉइंट 4, 5 और 6 को देखें, इनको अगर हम गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि रात 11 बजे से 1 बजे के दरमियान मरीज़ों का एक्टिविटी लेवल भी 5000 से ज़्यादा हो रहा है और उनका हार्ट रेट भी 120 को क्रॉस कर रहा है। तो जब हम इन तीनों पॉइंट्स को कलेक्टिवली देखते हैं तो ये आउटलायर्स हैं, बाकी डेटा से मुख्तलिफ हैं। ऐसे आउटलायर्स को हम कलेक्टिव आउटलायर्स कहते हैं और ये रीडिंग सिर्फ रात 11 बजे से 1 बजे के दरमियान की हैं। तो इससे आपको ये भी पता चलना चाहिए कि आउटलायर्स हमें मुख्तलिफ किस्म की अहम इंफॉर्मेशन भी देते हैं। उसके बाद रिकरेंट आउटलायर्स होते हैं, जो बार बार डाटा के अंदर रिपीट हो रहे होते हैं। इसकी भी एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है। ये एक एनर्जी कंजम्पशन का डाटा है और इस पर अगर आप गौर करें तो रात 8 बजे एनर्जी कंजम्पशन 500 को टच कर रही है और ये चीज़ बार बार रिपीट भी हो रही है। इसी से मिलते जुलते पीरियाडिक आउटलायर्स भी होते हैं, जो एक ख़ास पीरियड के बाद ज़ाहिर होते हैं। अभी आपके सामने एक प्रोडक्ट की सेल्स का डाटा मौजूद है और इसमें अगर आप गौर करें तो कुछ दिनों में रात 8 बजे सेल होने वाले यूनिट्स की तादाद 500 हो रही है। लेकिन ये पैटर्न हर रोज़ रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप गौर करें तो मंडे को रात 8 बजे 500 यूनिट सेल होते हैं और ट्यूसडे को रात 8 बजे सिर्फ 50 यूनिट सेल होते हैं। फिर वेडनेसडे को भी 50 यूनिट हैं और थर्सडे को भी 50 यूनिट हैं, लेकिन फ्राइडे को फिर 500 यूनिट हो जाते हैं। रिकरेंट और पीरियाडिक आउटलायर्स के अंदर मामूली सा फ़र्क है। रिकरेंट आउटलायर्स ऐसे आउटलायर्स होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, लेकिन इनका कोई फिक्स्ड इंटरवल या पैटर्न नहीं होता। लेकिन पीरियाडिक आउटलायर्स ऐसे आउटलायर्स होते हैं जो रेगुलर इंटरवल्स के बाद ज़ाहिर होते हैं और ऐसे पैटर्न को फॉलो करते हैं जिसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इसके बाद शिफ्ट आउटलायर्स हैं। जब भी किसी डाटा के अंदर अचानक से शिफ्ट आ जाए तो उनको हम शिफ्ट आउटलायर कहते हैं। इसका भी एक सैंपल डाटा आपके सामने मौजूद है और ये डाटा है टेम्परेचर का। इसमें अगर आप गौर करें तो 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक जो टेम्परेचर चल रहा है वो 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के दरमियान है। लेकिन 8 जनवरी के बाद अचानक से ये टेम्परेचर शिफ्ट होता है और 30 पर पहुंच जाता है। उसके बाद का टेम्परेचर अगर आप देखें तो 31, 32, 33 ये इस तरीके से आ रहा है। इस तरह के आउटलायर्स को शिफ्ट आउटलायर्स कहा जाता है। यानी सिर्फ एक डाटा पॉइंट मुख्तलिफ नहीं होता, बल्कि पूरा डाटा ही शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद नेचुरल आउटलायर्स भी होते हैं। नेचुरल आउटलायर्स जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर है, ये ऐसे आउटलायर्स होते हैं जो कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर अभी आपके सामने एक लोगों की हाइट का डाटा मौजूद है। इसमें अगर आप नंबर 9 पे देखें तो मेल की हाइट 210 सेंटीमीटर है। ये अगरचे बहुत ऊंचे कद का शख्स है, लेकिन चूंकि ये कुदरती तौर पर मौजूद हो सकता है, इस वजह से इसको नेचुरल आउटलायर कहा जाएगा। इसी तरीके से 10 नंबर पर जिस फीमेल का डाटा मौजूद है, उसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है, जो नॉर्मल के मुकाबले में बहुत कम है। लेकिन चूंकि कुदरती तौर पर ऐसा मुमकिन है तो इसको भी नेचुरल आउटलायर कहा जाएगा। इसके अलावा भी मुख्तलिफ किस्म के आउटलायर से हमारा वास्ता पड़ सकता है, लेकिन अमूमी तौर पर इन्हीं आउटलायर से हमारा वास्ता पड़ता है। और शुरू में जो 14 मुख्तलिफ किस्म के आउटलायर्स के नाम मैंने आपके साथ शेयर किए थे, आप चाहें तो उनके बारे में भी मज़ीद पढ़ सकते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये आउटलायर्स हमारे डाटा के अंदर आते किस तरीके से हैं, इनकी वजूहात क्या हैं। तो सबसे पहली वजह डाटा एंट्री एरर्स हैं। जो बंदा डाटा एंट्री कर रहा होता है उसकी गलती की वजह से डाटा के अंदर आउटलायर्स आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अभी आपके सामने मुख्तलिफ एम्प्लॉइज़ की मंथली इनकम का डाटा मौजूद है और इनकी मंथली इनकम 3500 से लेकर $4200 तक है। लेकिन 8 नंबर पे आप देखें तो यहाँ पर मंथली इनकम 40,000 है। यानी डाटा एंट्री करने वाले शख्स ने गलती से एक ज़ीरो फालतू लगा दिया है, या 10 नंबर पर वो एक ज़ीरो लगाना भूल गया है।
और 12 नंबर पर अगरचे उसने वैल्यू दुरुस्त एंटर की है, लेकिन गलती से उसमें नेगेटिव साइन को शामिल कर दी है। तो ये सारे आउटलायर्स हैं और ये डाटा एंट्री एरर्स की वजह से हैं। दूसरी वजह नेचुरल वेरिएबिलिटी भी होती है। चीज़ों के अंदर कुदरती तौर पर भी फ़र्क मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर अभी आपके सामने जानवरों के वेट का डाटा मौजूद है। इसमें एक खरगोश का वज़न 2.5 केजी है और एक खरगोश का वज़न 3 केजी है, लेकिन हाथी का वज़न 2800 या 2900 केजी तक भी है। इसको हम गलती नहीं कह सकते, ये डिफरेंस कुदरती तौर पर है। उसके बाद मेजरमेंट एरर्स भी होते हैं। मिसाल के तौर पर अभी आपके सामने एक ग्रीन हाउस के सेंसर्स का डाटा है। सेंसर्स की रीडिंग 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के दरमियान आ रही है, लेकिन 5 नंबर सेंसर की रीडिंग -100 है और 7 नंबर सेंसर की रीडिंग 100 है। तो ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं जो मुमकिन नहीं हैं और ये सेंसर की ख़राबी को ज़ाहिर करती हैं जो हमें गलत रीडिंग दे रहा है। इसी तरह से 11 नंबर पर हमें 999 मिल रहा है, जो आम तौर पर किसी सिस्टम ग्लिच की वजह से होता है। उसके बाद डाटा ऑब्जर्वर की एरर्स भी हो सकती हैं। डाटा ऑब्जर्वर वो शख्स होता है जो डाटा इकट्ठा कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर अब आपके सामने एक स्टूडेंट्स का डाटा है जिसमें स्टूडेंट्स की एज दिखाई गई है। एवरेज एज जो यहाँ पर ज़ाहिर हो रही है वो 14 से लेकर 17 के दरमियान है, लेकिन 6 नंबर पर आप देखें तो यहाँ पर एज 8 साल है। तो ये डाटा ऑब्जर्वर की एरर है, उसने गलती से स्टूडेंट की क्लास यहाँ पर लिख ली है। इसी तरीके से 8 नंबर में उसने एक 07 फालतू लगा दिया है और 12 नंबर पर भी उसने गलती कर दी है। ऑब्जर्वर एरर्स आमतौर पर ऐसी होती हैं जिसमें डाटा ऑब्जर्व करने वाला शख्स डाटा सोर्स से डाटा लेता है, लेकिन उसको एंट्री करते हुए वो आमतौर पर उसको किसी गलत कॉलम के अंदर लिख देता है। उसके बाद आउटलायर्स की एक वजह इनकरेक्ट सैम्पलिंग भी है। इसका मतलब ये है कि हम किसी गलत सैंपल का डाटा ले लें। मिसाल के तौर पर अभी आपके सामने एक गांव की मंथली इनकम का डाटा है। इसमें हाउस नंबर है और उसकी मंथली इनकम है। लोगों की एवरेज इनकम तकरीबन 300 के लगभग है, लेकिन 7 नंबर पर एक शख्स की इनकम 3000 है। ये इनकरेक्ट सैम्पलिंग की एक मिसाल है, यानी डाटा कलेक्ट करने वाले ने किसी अमीर फैमिली का डाटा यहाँ पर डाल दिया है। या 10 नंबर पे देखें तो यहाँ पे 50,000 लिखा हुआ है। ये यकीनी तौर पर कोई बिजनेस ओनर होगा, तो बिजनेस ओनर को भी इस डाटा के अंदर नहीं होना चाहिए। ये भी इनकरेक्ट सैम्पलिंग की एक मिसाल है। मिसाल के तौर पर एक गांव का आप डाटा ले रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादातर लोग गरीब हैं, उनकी बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, वो मेहनत मजदूरी करके गुजारा कर रहे हैं। लेकिन उसी गांव के अंदर एक फैक्ट्री ओनर भी है, वो सारे लोग उसी शख्स के लिए काम करते हैं, तो जाहिर है वो फैक्ट्री ओनर तो बहुत ज़्यादा कमाता होगा। अगर उस फैक्ट्री के ओनर को भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे तो जाहिर है उसकी इनकम बहुत ज़्यादा होगी। या मिसाल के तौर पर आप एक महंगी सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों की इनकम का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो जाहिर है उन लोगों की इनकम भी ज़्यादा होगी जो इतनी महंगी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर रहना अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर ही अगर आप किसी ऐसे शख्स का डाटा ले लेते हैं जो वहाँ पर मेहनत मजदूरी कर रहा है, तो ज़ाहिर है उसकी इनकम बहुत कम होगी। तो ये इनकरेक्ट सैम्पलिंग है। उसके बाद कुछ इंटेंशनल आउटलायर्स भी होते हैं जिनको जानबूझकर डाटा के अंदर डाला जाता है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अभी आपके सामने लोगों की हाइट का डाटा मौजूद है। तो 11 नंबर पर एक शख्स की हाइट 400 सेंटीमीटर लिखी हुई है। अब हमें इस बात का तो यकीन है कि किसी भी शख्स की हाइट 400 सेंटीमीटर नहीं हो सकती, तो यकीनन यहाँ पर इसको जानबूझकर डाला गया है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। कई दफ़ा इस तरह के आउटलायर्स को तजर्बाती तौर पर भी डाला जाता है ताकि देखा जा सके कि हमारा सिस्टम इस तरह के आउटलायर्स के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहा है या उनको किस तरीके से हैंडल करता है। या कोई शख्स बुरी इंटेंशन की वजह से भी इस तरह का आउटलायर डाल सकता है। उस आउटलायर को भी इंटेंशनल आउटलायर कहा जाएगा, क्योंकि जो भी मशीन लर्निंग मॉडल है उसने डाटा की बेस पर काम करना होता है। तो डाटा के अंदर किसी भी तरह की तब्दीली करके मॉडल की परफॉर्मेंस को कंट्रोल किया जा सकता है।
इस वजह से भी कुछ लोग डाटा के अंदर बुरी इंटेंशन से आउटलायर्स डाल सकते हैं। कई दफ़ा ये इंटेंशन अच्छी भी होती है, लेकिन वो अच्छी इंटेंशन भी हमारे लिए बुरी बन जाती है। मिसाल के तौर पर आपकी कोई प्रोडक्ट है और आप उसका फीडबैक ले रहे हैं। आपकी प्रोडक्ट की रेटिंग 2 से 3 के दरमियान आ रही है, लेकिन अगर आप अपनी प्रोडक्ट का खुद फीडबैक लेना शुरू कर देते हैं और अपने दोस्तों के पास जाते हैं, तो चूंकि वो आपके दोस्त हैं, आपको जानते हैं, वो प्रोडक्ट को देखेंगे ही नहीं। वो सिर्फ आपको देखकर आपसे रिलेशन की बुनियाद पर आपकी प्रोडक्ट की रेटिंग 5 स्टार दे देंगे। अब उनकी इंटेंशन तो अच्छी है, उन्होंने आपकी प्रोडक्ट की अच्छी रेटिंग दी है, लेकिन ये रेटिंग आपके डाटा के अंदर आउटलायर है और ये आपको हेल्प नहीं करेगी। क्योंकि रेटिंग कम होगी तो आपका एनालिसिस आपको बताएगा कि आपने प्रोडक्ट को अच्छा करना है, उसकी क्वालिटी बढ़ानी है। लेकिन रेटिंग अच्छी आने का मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, आप इसकी कीमत बढ़ा दें। तो चूंकि ये डाटा दुरुस्त नहीं होगा तो इस फैसले का आपको नुकसान होगा। तो इससे आपको ये भी समझ आ गई होगी कि अपनी प्रोडक्ट का फीडबैक आपने खुद कभी भी नहीं लेना, और ख़ास तौर पर उन लोगों से तो बिल्कुल नहीं लेना जो आपको जानते हैं, क्योंकि वो आपको असल फीडबैक नहीं देंगे। वो आपको अच्छा समझते हैं तो फीडबैक भी अच्छा दे देंगे, और अगर उनकी आपके साथ दुश्मनी है तो वो आपको बुरा फीडबैक दे देंगे। लेकिन अगर कोई तीसरा शख्स आपकी प्रोडक्ट का रिव्यू उनसे लेता है, तो जो फीडबैक वो देंगे वो ओरिजिनल होगा। वो अपनी असल राय देंगे जो वो उस प्रोडक्ट के बारे में रखते हैं। इसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंटल एरर्स भी होती हैं, जिनकी वजह से डाटा के अंदर आउटलायर्स रह जाते हैं, और डाटा प्रोसेसिंग की एरर्स भी होती हैं, जिनकी वजह से डाटा के अंदर आउटलायर्स आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर डाटा को प्रोसेस करने वाला शख्स फीचर इंजीनियरिंग कर रहा है, उसके पास कोई डाटा इंचेस के अंदर है और वो उनको सेंटीमीटर्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो ऐसा मुमकिन है कि वो किसी गलती की वजह से डाटा को सेंटीमीटर्स की बजाय मीटर्स के अंदर कन्वर्ट कर दे। तो जहाँ पर 50 सेंटीमीटर्स होना चाहिए वहाँ पर 50 मीटर्स आ जाएगा। तो इस तरह के आउटलायर्स भी होते हैं जो डाटा की प्रोसेसिंग के दौरान किसी गलती की वजह से क्रिएट हो जाते हैं। ऐसे एरर्स को भी हमने देखना होता है। अगर आपका डाटा प्रोसेसिंग के साथ किसी तरह का ताल्लुक नहीं है, आपको बिल्कुल रेडी डाटा मिलता है और आपने सिर्फ मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करना होता है, तो उस सूरत में जो आपको डाटा मिलेगा वो ज़ाहिर है बिल्कुल रेडी होगा। उसके अंदर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को इनकोड भी किया गया होगा। तो जो डाटा आपके सामने आएगा वो सिर्फ नंबर्स होंगे, क्योंकि मशीन लर्निंग नंबर्स पे अच्छा काम करती है। लेकिन फिर भी एक अच्छा मशीन लर्निंग इंजीनियर ना सिर्फ मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करता है, बल्कि उसकी परफॉर्मेंस को मेजर भी करता है। और अगर उसको मतलूबा रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो वो डाटा प्रोसेस करने वालों को बता सकता है कि डाटा के अंदर कोई ख़राबी है, जिस वजह से रिजल्ट्स ठीक नहीं आ रहे, ताकि वो अपने डाटा की ख़राबियों को ठीक कर सकें। लेकिन ज़ाहिर है ये तब हो सकता है जब आपके पास मशीन लर्निंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो और आपको यकीन हो कि ये जो ख़राबी आ रही है ये आपके मशीन लर्निंग मॉडल की ख़राबी नहीं है, आपने ट्रेनिंग बिल्कुल ठीक की है और ये ख़राबी यकीनन डाटा की है। अब चूंकि ये सेशन काफ़ी लंबा हो गया है तो यहाँ पर मैं इस सेशन को ख़त्म करता हूँ। अगले सेशन के अंदर हम इंशाल्लाह ये जानने की कोशिश करेंगे कि आउटलायर्स को हैंडल करना क्यों ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़।